यूनिट थर्ड हम कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हमने जो टॉपिक किया है वो था अपना हेलम वोल्टेज कुंडलियां। अब उससे अगला जो टॉपिक आता है वो है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। ये अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति। तो जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं लोरेंज बल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसको हम बोलते हैं लोरेंज बल। यानी कि जब भी कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो उसके ऊपर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं लोरेंज बल, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें एक कंडीशन हम ले रहे हैं, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के या फिर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इसमें हम एक नंबर कंडीशन ले रहे हैं। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत अगर वो प्रवेश कर रहा हो तो किस प्रकार से उसकी गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले देखना, एक चुंबकीय क्षेत्र हम बना रहे हैं। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बना के, किस प्रकार से बनाएंगे, और फिर हम इसके वेग का अध्ययन करेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनाया है क्रॉस के रूप में। तो देखना, ये क्रॉस है यहाँ पर क्यों बनाया हुआ है। उसके लिए हम एक तीर के ऊपर विचार करते हैं। ये अपने पास एक तीर है, ये अपने पास एक तीर है। तो आपको सीधी सी बात है, अगर ये तीर आपकी तरफ आ रही है, इस प्रकार से आपकी तरफ अगर ये तीर आ रही है तो आपको ये डॉट दिखाई देगा। ये आपको तीर का सिर्फ डॉट दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा। तो डॉट का मतलब क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कागज के तल के लंबवत, या मेरे हिसाब से हम कहें तो जो व्हाइट बोर्ड है इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। तो जो डॉट अगर आपको दिखाई दे उसका मतलब ये होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। क्योंकि अगर जो तीर जा रहा है तो आपको तीर का निशान, ये जो आपको डॉट ही दिखाई देगी तीर की। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की वो कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। बात करें अगर हम इस क्रॉस की, तो क्रॉस के मतलब ये है कि जब तीर अगर अंदर जा रही है तो आपको तीर का पिछला हिस्सा दिखाई देगा, ये क्रॉस वाला हिस्सा ही दिखाई देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। क्योंकि अगर तीर इस साइड जा रही है अंदर की तरफ, तो अंदर जा रही है तो हमें तो सिर्फ क्रॉस दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो डॉट है उसका क्या मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, डॉट है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर हम क्रॉस की बात करें तो क्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया है, जब तीर का निशान अंदर की तरफ जाएगा तो हमें सिर्फ क्रॉस दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कागज के तल के लंबवत, लंबवत अंदर की ओर। यह डॉट और क्रॉस का मतलब होता है जो इस पूरे चैप्टर में आपके काम में आएगा। अगर क्रॉस दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत, यानी कि आप तो ये कागज पर ही तो नोट कर रहे हैं ना ये चीजें, इसलिए कागज के तल के लंबवत। अगर मेरे हिसाब से बोलें तो इसे व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। अंदर की ओर सीधी सी बात है, भी आपको बताया अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको इस तीर का डॉट दिखाई देगा। तो डॉट दिखाई दे रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। अगर क्रॉस दिखाई दे रहा है तो क्रॉस दिखाई दे रहा है तो आपको तीर का ये पीछे वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। तो यहाँ पर जो दिखाई गई है वो दिशा है कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। अब देखना आगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है वो v वेग से गतिशील है। ये आवेश है, ये आवेश q है जो v वेग से गतिशील है। यानी कि ये जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है वो तो इस प्रकार से है अंदर की तरफ, और जो अपने पास वेग है वो इस दिशा में है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेश के कारण इस चुंबकीय क्षेत्र पर भी बल लगेगा। उस बल की दिशा हमें यहाँ पर निकालनी है। बल ऊपर की तरफ लगेगा या फिर नीचे की तरफ लगेगा या फिर बाएं लगेगा या फिर दाएं लगेगा, वो दिशा हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सिर्फ आपको ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले की तरफ देखना है। सबसे पहले जो v है, यहाँ पर हम बल की दिशा देखने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम बल देखेंगे कि इस आवेश के कारण बल है वो किस दिशा में लग रहा है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। तो देखना क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में v आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो अपनी अंगुलियों को v की दिशा में कर देंगे और जो b है उसकी दिशा में हम अपनी अंगुलियों को घुमाएंगे। तो जो अपने पास अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब ये है, जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र था वो था अंदर की तरफ और जो वेग है वो इस दिशा में है। तो अपने अंगुलियों को हम किस दिशा में घुमाएंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में घुमाएंगे। तो जो अपना अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो, यहाँ पर देखना, ये जो B है ये तो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है B, ये तो इस प्रकार से है अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र है B इस प्रकार से अंदर की ओर, अंदर की ओर है। अब जो वेग है वो किस दिशा में है, वेग इस दिशा में लग रहा है, वेग है इस दिशा में। तो आपको क्या करना है, वेग की दिशा में अपनी अंगुलियों को कर देना है। तो देखना, वेग की दिशा में अंगुलियों को कर देना है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में इस अंगुलियों को घुमाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो अंगुलियां इस प्रकार से घूम जाएंगी। तो जो अपना अंगूठा है वो किसको बताएगा, बल को बताएगा। तो इस प्रकार से चुंबकीय बल है, चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है। इस प्रकार से यहाँ पर बी वेक्टर लिखा हुआ है। तो बी वेक्टर तो है ये अंदर की तरफ है और वेग लग रहा है इस दिशा में, वेग लग रहा है इस दिशा में। तो आपको बल देखना है तो अपने अंगुलियों को देखना, इस वेग वी की दिशा में कर देना है। और जो अंगुलियां हैं उसको आपको हथेली को किस प्रकार से घुमाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाना है। तो देखना, वी की दिशा में मैंने कर दिया है और जो चुंबकीय क्षेत्र देखना बी वेक्टर, इस दिशा में अंगुलियों को घुमाना है। तो इस दिशा में अंगुलियों को घुमा दिया है तो अपने पास जो अंगूठा है वो बताता है बल को। तो इस दिशा में बल आप देख सकते हो ऊपर की तरफ होगा।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो बल आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ। ये अपने पास में बल आ गया है ऊपर की तरफ। अब हम देखना दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, अगर बल की दिशा, ये जो वेग है उसकी दिशा अगर चेंज हो। अब की बार हम ये मान लेते हैं कि अपने पास जो बल है वो लग रहा है, जो वेग है वो इस दिशा में है ऊपर की तरफ। तो इसके लिए बल है वो क्या होगा, तो वही काम हमें करना है। v तो आपको पता है अंदर की तरफ है, ये रहा v वेक्टर अंदर की तरफ। v की दिशा में आपको अंगुलियां करनी है, तो अब की बार जो v है वो इस प्रकार से है। अब की बार जो v है इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से आपको करना है अपनी अंगुलियों को, और हथेलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाना है। तो हम इस प्रकार से तो घुमा नहीं सकते हैं, अंदर की तरफ लग रहा अपना बे है वो अंदर की तरफ है, तो इस दिशा में हम अपने घुमाएंगे हथेली को, तो जो अपने पास अंगूठा बचेगा वो बताएगा बल को। तो देखना इस प्रकार से हथेलियों को, जो अपने पास अंगुलियां हैं उसको तो मैंने वी की दिशा में कर दिया है, जो अंगुलियों को घुमाना है जो चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा में, तो इस प्रकार से घुमा दिया है। तो अंगूठा जो बचेगा इस दिशा में वो किसको बताएगा, बल को बताएगा। तो इस दिशा में जो बल होगा वो इस साइड में होगा, इस दिशा में होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर हम लें, अब तो वेग ऊपर की तरफ है, अगर वेग आ रहा है इस दिशा में, अगर वेग है वो इस दिशा में है, यहाँ पर आवेश है Q, यहाँ पर वेग V है, तो यहाँ पर बल की दिशा क्या होगी। तो देखना है यहाँ पर किस प्रकार से हम बल की दिशा निकालेंगे। चुंबकीय क्षेत्र तो अपना आपको पता ही है अंदर की तरफ है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, वेग V है इस दिशा में, जो वेग है V ये है अपना इस दिशा में। तो आपको पता है अंगुलियों को इस प्रकार से कर देना है वेग की दिशा में, वेग की दिशा में मैंने अंगुलियों को कर दिया है। अंदर है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में आपको अंगुलियों को घुमा देना है, तो अंगूठा बचेगा वो बल को बताएगा। तो अंगूठा देखना नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर जो बल होगा वो नीचे की तरफ होगा इस दिशा में। अगर हम अपने पास ये लेके चलें, अगर वेग है वो इस दिशा में आ रहा है, वेग अगर इस दिशा में है और यह आवेश है Q, तो इसके लिए क्या होगा, दोबारा से वही कंडीशन करेंगे। B है अपने पास, वो तो आप देख सकते हो अंदर की तरफ है, और वेग है वो अपने पास अब आ गया है नीचे की तरफ। तब आपको देखना है बल है वो किस दिशा में होगा। तो अपने पास अंगुलियों को किस दिशा में कर देना है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ कर दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हथेली को घुमा देना है, तो इस प्रकार से हम घुमाएंगे तो अंगूठा बचेगा वो किसको बताएगा, बल को। तो ये अपने पास इस दिशा में आ गया है बल, ये अपने पास इस दिशा में बल आ गया है। इस प्रकार से हम ये विभिन्न स्थितियों पर आपको बल की दिशा ज्ञात करनी है वो बताई है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, जो सबसे ज्यादा काम में आएगा। अब देखना आपको एक बात पता है कि जो वर्ताकार पथ में गति करने के लिए जो आवश्यक जो बल है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। देखना जैसे कि हम ये बता रहे हैं, कोई भी m द्रव्यमान का पिंड है जिसका द्रव्यमान है m और ये v वेग से गतिशील है, तो इसके केंद्र की तरफ है, इनके वर्ताकार गति करने के लिए जो बल उत्तरदायी होता है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। यानी कि जो इसके केंद्र की तरफ वर्ताकार गति के लिए जो केंद्र की तरफ एक बल लगेगा उसको हम बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। और तो इसी प्रकार इसमें है, इसमें भी एक अभिकेंद्रीय बल लगता है। अगर हम इसको इस प्रकार से करें, इसको अगर इस प्रकार से हम बनाएं तो इनके कारण भी ये वर्ताकार गति करते हैं, और वर्ताकार गति के लिए जो बल उत्तरदायी होता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। यानी कि ये जब ये आवेश है, जो ये आवेश है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है,
तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के लिए जो अपने पास आवश्यक बल है, क्योंकि ये वर्ताकार पथ में भी गति कर रहा है, तो उसके लिए एक बल लगेगा जो अभिकेंद्रीय बल होगा, और जो अभिकेंद्रीय बल है वो इस लॉरेंज बल से संतुलित हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि ये जो गति कर रही है, ये जो आवेश गति कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कि ये आवेश के कारण जो यहाँ पर बल लगेगा वर्ताकार पथ में, उसको हम बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। यानी कि अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर में हो जाएगा? लॉरेंज बल के। लॉरेंज बल से संतुलित हो जाएगा। तो जो अभिकेंद्रीय बल है उसका फॉर्मूला हमें पता है, बराबर होता है mv²/r, और जो लॉरेंज बल है उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पर निकाल लिया है, F = qvb sin थीटा। और यहाँ से साइन थीटा की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कितना डिग्री आएगा। b तो है इसके अंदर की तरफ और v है इस दिशा में। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। और साइन 90 का मान होता है 1। तो F = अपने पास कितना आ गया? QVB। ठीक है, ये अपने पास QVB आ गया है, और ये लॉरेंज बल है। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2, और इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। 90 इसलिए आया है क्योंकि B है वो देख लेना अंदर की तरफ है। मैंने आपको बताया है कि क्रॉस का मतलब होता है कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो B वेक्टर अपना अंदर की तरफ है। अगर वेग की बात करें तो वेग है इस दिशा में। तो किसी भी एंगल से आप देखोगे तो ये अपने पास कोण बनेगा, यहाँ पर वो बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण कितना है? 90 डिग्री का है। और ये जो अपने पास अभिकेंद्रीय बल है वो किसके द्वारा संतुलित हो जाएगा? लॉरेंज बल के द्वारा संतुलित हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल बराबर हमने लिखा है लॉरेंज बल। तो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है mv²/r बराबर लॉरेंज बल का ये फॉर्मूला रहा QVB। अब देखना आगे, V से V कैंसिल हो गया है, अपने पास mv/r बराबर बचा QB, या फिर mv बराबर हम करेंगे तो अपने पास आएगा QBr। यहाँ से हम V का मान निकाल सकते हैं, तो V का मान आएगा QBr/m। तो जो अपने पास ये वेग आया है, इसका मान कितना आ गया? QBr/m। अगर हम आवर्तकाल की बात करें, यानी कि 1 सेकंड में जो चली गई दूरी है उसकी बात करें, तो देखना वो क्या आएगी। 2-3 मान हमें यहाँ पर निकालने हैं। ये तो वेग आ गया है। अब है आवर्तकाल। आवर्तकाल t का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखना। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो अपने पास जो दूरी है वो होती है चाल गुणा समय। हमें निकालना है समय का मान। तो समय अपने पास हो गया है दूरी बटा चाल। समय को लिखते हैं t से। यहाँ पर दूरी की अगर हम बात करें तो अपने पास जो एक चक्कर है, क्योंकि आवर्तकाल होता है एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय, तो जो एक चक्कर को यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहीं पर ही खत्म होगा एक चक्कर। तो जो एक चक्कर है वो वर्त की परिधि के बराबर में आ जाएगा। तो जो दूरी हो जाएगी वो वर्त की परिधि, यानी कि 2πr। चाल है, v वेग से चल रहा है, तो समय अपने पास जो आवर्तकाल है वो आ जाएगा t = 2πr और v का मान ये रहा, m चला गया ऊपर और ये बच जाएगा QBr। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं वो r से r कैंसिल, तो t = अपने पास बचा 2πm/में QB। ये अपने पास आ गया है आवर्तकाल। अगर हम आवृत्ति की बात करें, जिसको हम लिखते हैं f से, तो आवृत्ति होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम। तो F = 1/t। तो F = हम करेंगे 1/t का मान अपने पास 2πm/QB। 2πm/QB, ये QB ऊपर चला जाएगा, QB अपॉन में बचेगा अपने पास 2πm।
यहाँ से हम आवृत्ति का मान है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कोणीय आवृत्ति की बात करें तो कोणीय आवृत्ति की गणना भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपको 2-3 चीजें इस टॉपिक में निकालनी है। कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और जो टी का मान है वो अपने पास कितना है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो क्यू बी चला गया है ऊपर, क्यू बी ऊपर चला गया, नीचे बचेगा 2 पाई एम, ये लिख दिया है 2 पाई एम। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू आ गया है क्यू बी अपॉन एम। ये अपने पास इसकी कोणीय आवृत्ति है वो आ गई है। इस प्रकार से अपना टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, तो ये अपना कंप्लीट हो गया है। तो जब भी कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम बोलते हैं लोरेंज बल, जिसका फॉर्मूला है वो ये होता है। और इसमें एक नंबर कंडीशन हमने ली है कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है, आवेश के साथ चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा व्यवहार करता है, उसका अध्ययन हमने यहाँ पर किया है। डॉट अगर आ रहा है तो डॉट का मतलब ये है कि अगर आप इसकी तुलना अगर ये तीर के निशान से अगर आप देखोगे तो हमें पता है जब अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है तो डॉट आपको दिखाई देगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ है। अगर आपको क्रॉस दिखाई दे इसका मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ है। तो वहां पर भी एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा जिसका फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, जो लोरेंज बल से संतुलित हो जाएगा और जिसका फॉर्मूला है QVB। 2 व 3 को हमने बराबर रखा है और वेग निकाला है, आवर्तकाल निकाला है, आवर्ती निकाली है और कोणीय आवृत्ति निकाली है। इस प्रकार से अपना टॉपिक यहीं पर ही खत्म हो चुका है।